जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी 2025 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। जी हाँ, जनरल साइंस के रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में 50 से भी अधिक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो वीडियो आपके एग्जाम के पर्पज़ के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो वीडियो को पूरा वॉच जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं कि पहला सवाल में पूछा गया है कि बर्फ़ पर उगने वाले शैवाल को क्या कहते हैं। तो बर्फ़ पर भी शैवाल उगते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रायोफाइटिक शैवाल कहते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। आखिरकार फूलों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा एंथोलॉजी कहते हैं। और आपको बता दूं कि अगर आप अध्ययन से रिलेटेड यानी कि कौन से अध्ययन को आखिर क्या कहा जाता है, अगर आप इसका वीडियो देखना चाहते हैं वो भी ट्रिक्स की मदद से, यानी कि आपको झटाझट याद हो जाएगा, फटाफट याद हो जाएगा, तो उसकी मदद से आप अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप विजिट करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। तो जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, तो वह है कोशिका। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है। तो पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त किया जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा तना से। ऑप्शन सी तना बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बहुत सारे लोग जड़ में यहाँ पर टिक कर देंगे, लेकिन आपका यहाँ पर जो आंसर है वह गलत हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो हल्दी होता है वह ज़मीन के नीचे पाया जाता है, ज़मीन के नीचे उगता है। तो ऐसे में उनको लगता है कि वह जड़ से निकलता है, लेकिन वह जड़ नहीं रहता है, वह तना रहता है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि मछली कहाँ से श्वास लेती है। मछली कहाँ से श्वास लेती है, तो इसका जवाब हो जाएगा गलफड़ा से। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि भोजन किस में पचता है। तो भोजन किस में पचता है, तो वह छोटी आंत में पचता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, छोटी आंत में पचता है। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो जो इलेक्ट्रॉन है उसकी खोज किसके द्वारा किया गया था। तो इसका जवाब हो जाएगा जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि नाइट्रोजन किस विटामिन में होती है। तो नाइट्रोजन किस विटामिन में पाया जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा विटामिन बी में नाइट्रोजन पाया जाता है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है। तो जो रिकेट्स होता है वह कौन सी विटामिन की कमी से होता है। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। और इसमें क्या होता है, तो इसमें हड्डियां जो होती है वह कमज़ोर हो जाती है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि पित्त रस का उत्पादन शरीर के किस भाग में होता है। तो पित्त रस का उत्पादन शरीर के कौन से भाग में होता है। तो यह होता है ऑप्शन नंबर ए, यकृत में। ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि शरीर के किस भाग में यूरिया का निर्माण होता है। तो हमारे शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है। तो इसका जवाब हो जाएगा यकृत में होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यकृत। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन है। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, तो वह है महाधमनी। ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक कौन है। तो आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक का नाम पूछा गया है, तो वो कौन है। तो इसका जवाब हो जाएगा एंटोनी लोयसियर। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि मानव शरीर के किस भाग को रक्त बैंक कहा जाता है। तो कौन से भाग को रक्त बैंक के नाम से जानते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, प्लीहा को। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि नवजात शिशु में लगभग कितनी हड्डियां होती हैं। तो एक जन्म लिए बच्चे में कितनी हड्डियां होती हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा 300 हड्डियां होती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होने लगता है तो उसमें कितनी हड्डियां बचती है, तो मात्र 206 हड्डियां बचती है। तो आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि एक गिलास पानी पीने से कितने कैलोरी प्राप्त होती है। तो कितना कैलोरी प्राप्त होता है जब हम एक गिलास पानी पीते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा 0 कैलोरी। ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि किस कारण से दूध से दही बनता है। आखिर कौन सा कारण है जिससे जो दूध होता है वह दही में परिवर्तित हो जाता है।
तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एक बैक्टीरिया होता है और उस बैक्टीरिया का नाम रहता है लैक्टोबैसिलस। तो उसी बैक्टीरिया के कारण जो दूध होता है वह दही में परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि सबसे अधिक विषैली मछली कौन सी होती है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा विषैला मछली किसको कहा जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा स्टोन फिश को कहा जाता है। और आपको बता दो कि अगर आप स्टोन फिश को हाथ लगाते हैं तो भी आपकी मौत हो सकती है, क्योंकि जो स्टोन फिश होता है उसमें कांटा लगा होता है और उसी कांटा में विष पाया जाता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण कब होता है। तो प्रकाश संश्लेषण कब होता है? तो यह केवल दिन में होता है। तो जो प्रकाश संश्लेषण होता है वह केवल दिन में होता है। और प्रकाश संश्लेषण में किसका किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो इसमें जो पौधे होते हैं वह सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, CO2 को लेते हैं। इसके अलावा जो जड़ से खनिज और यहाँ पर पानी को जमा करते हैं और तब जाकर जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन बना पाते हैं। तो यहाँ पर सूर्य की उपस्थिति होना अनिवार्य है, जो कि दिन के समय ही सूर्य निकलता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि सबसे छोटा फूल का पौधा कौन है। तो सबसे छोटा फूल का पौधा का नाम पूछा गया है, तो वो कौन है? तो इसका जवाब हो जाएगा वोल्फिया, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी हड्डी का नाम पूछा गया है, तो वो कौन है? तो वो है फीमर, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि जंतु विज्ञान के जनक कौन है। तो जंतु विज्ञान का जनक किसको कहते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा अरस्तु को कहते हैं, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि भूकंप का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है। तो भूकंप का जो अध्ययन करते हैं वह किसके अंतर्गत किया जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा सिस्मोलॉजी के अंतर्गत हम भूकंप का अध्ययन करते हैं, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि पोलियो टीका का खोज किसने किया था। तो जो पोलियो टीका है उसका खोज किसके द्वारा किया गया था? तो इसका जवाब हो जाएगा जोनास साल्क ने किया था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि मानव शरीर में हृदय का क्या काम होता है। तो मानव शरीर में जो हृदय होता है उसका क्या काम रहता है? तो इसका जवाब हो जाएगा रुधिर को पंप करना होता है, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि बैक्टीरिया की खोज किसने की थी। तो बैक्टीरिया की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लुईन होक ने किया था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि अल्टीमीटर का क्या काम है। तो अल्टीमीटर का काम क्या होता है? तो इसका जवाब हो जाएगा विमान की ऊंचाई मापना होता है अल्टीमीटर का कार्य। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं। तो खाद्य ऊर्जा को किस इकाई में माप सकते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा कैलोरी में मापा जाता है, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि विद्युत मात्रा की इकाई क्या है। तो जो विद्युत मात्रा है उसकी इकाई क्या है? तो इसका जवाब हो जाएगा एम्पियर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि एम्पियर क्या मापने की इकाई है। तो एम्पियर से हम क्या मापते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा करंट को मापते हैं, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि दाब का मात्रक है। तो दाब का मात्रक क्या है? तो इसका मात्रक है ऑप्शन डी, पास्कल। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषी अंगक इनमें से है। तो यहाँ पर प्रकाश संश्लेषी अंगक पूछा गया है, यहाँ पर अंग नहीं पूछा गया है। अगर अंग पूछा जाता तो यहाँ पर डायरेक्ट पत्ता को यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, पत्ता यहाँ पर सही जवाब हो जाता। लेकिन यहाँ पर अंगक पूछा गया है, यानी कि पत्ता के अंदर अंग जो पाया जाता है उसी को अंगक कहते हैं। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो इसका जवाब हो जाएगा हरित लवक, क्योंकि जो पत्ता होता है और पत्ता के अंदर ही हरित लवक होता है और उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और उसी के माध्यम से जो पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण कर पाते हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है। तो दूध जो कितना मात्रा में शुद्ध है तो इसका माप हम किसके द्वारा कर सकते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा लैक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था। तो टेलीविज़न का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो इसका जवाब हो जाएगा JL बेयर्ड के द्वारा किया गया था, ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि वायुमंडलीय दाब नापने वाला यंत्र है। तो वायुमंडलीय दाब को मापते हैं किसकी मदद से, आखिर किस यंत्र के माध्यम से मापते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा बैरोमीटर से, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि एटम बम की खोज किसने की थी? तो एटम बम की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑटो हॉर्न के द्वारा किया गया था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा हाइड्रोजन के साथ बनाए जाते हैं? तो सबसे अधिक यौगिक कौन से तत्व के द्वारा हाइड्रोजन के साथ बनाए जाते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन के साथ, ऑप्शन सी कार्बन। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि किसी रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो किसी रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो होती है अणु, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? तो जो सोडियम होता है उसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है, लेकिन ऐसा क्यों? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हवा में इसका ऑक्सीकरण होने लगता है। यानी कि हवा में जैसे ही आएगा, हवा के संपर्क में जैसे ही आएगा तो इसमें आग लग जाता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि बैटरी बनाने में किस अम्ल का उपयोग होता है? तो जो बैटरी बनाया जाता है उसमें अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कौन सा अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है? तो उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि प्राकृतिक रबर को कठोर तथा उछालने योग्य बनाने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है? तो कौन से पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है इसमें? तो इसमें गंधक का इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि किण्वन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन आवश्यक रूप से होता है? तो किसका उत्पादन होता है? तो इसका जवाब हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल का उत्पादन होता है, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि किस दवा को एक चिंता रोधी दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है? यानी कि अगर आप उस दवा को लेंगे तो आपका जो चिंता है वो कम हो जाएगा या फिर चिंता यहाँ पर आपका खत्म हो जाएगा। तो कौन से दवा का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा डायजेपियम का, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि रक्त के थक्के के लिए जिम्मेदार है। तो रक्त के थक्के के लिए कौन सा जिम्मेदार है? तो इसका जवाब हो जाएगा प्लेटलेट्स जिम्मेदार है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका जवाब हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि इबोला क्या है? तो आखिर इबोला क्या है? तो जो इबोला है वह एक तरीके का वायरस है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 हड्डियां होती हैं। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि वायु प्रदूषण का कौन सा स्रोत नहीं है? तो कौन सा स्रोत नहीं है? तो इसका जवाब हो जाएगा ठोस अपशिष्ट नहीं है, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि जीवाणु को के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो किस में वर्गीकृत किया गया है? तो जीवाणु जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर सूक्ष्म होते हैं, तो इसीलिए इसको यहाँ पर प्रोकैरियोटिक में वर्गीकृत किया गया है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन में पूछा गया है कि कार्य की इकाई है। तो कार्य की इकाई क्या है? तो वह है जूल, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है। तो इंसुलिन का उत्पादन कहाँ होता है? तो जो इंसुलिन का उत्पादन होता है वैसे तो अग्नाशय में होता है, लेकिन अग्नाशय ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो ऐसे में कौन सा ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिएगा? तो देख सकते हैं ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के द्वारा होता है। और जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है उसका काम क्या है? तो इसका काम है रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना, यानी कि ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करना। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं। तो कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसको एंटोमोलॉजी कहते हैं। और आपको बता दूं कि आखिर विज्ञान की कौन सी शाखाओं को कौन से अध्ययन के तहत पढ़ा जाता है। अगर आप इसकी ट्रिक्स वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। तो कौन सा एंजाइम है? तो वह है रेनिन। रेनिन के माध्यम से ही दुग्ध प्रोटीन को पचाया जाता है,
लेकिन यह सिर्फ शिशु में होता है। किस में होता है? तो यह शिशु में होता है। और जो वयस्क लोग होते हैं उसमें पेप्सिन एंजाइम काम करता है दुग्ध प्रोटीन को पचाने के लिए, तो आपको ध्यान में रखना है। लेकिन ऑप्शन सी यहाँ पर सटीक बैठता है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है तो किससे बना है? तो इसका जवाब हो जाएगा जल से बना होता है, क्योंकि जो हमारे शरीर में क्या पाया जाता है? तो जल ही पाया जाता है। लगभग 60 से 70% जल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने एक्स किरणों का आविष्कार किया था? तो किसके द्वारा एक्स किरण का आविष्कार किया गया था? तो इसका जवाब हो जाएगा रोएंट जेन के द्वारा, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि पेंसिल की नोक निम्नलिखित में से किस एक से बनी होती है? तो दिए गए ऑप्शन में पेंसिल की जो नोक होती है या फिर जो पेंसिल होती है वह किस चीज़ से बनी होती है? तो इसका जवाब हो जाएगा ग्रेफाइट से बनी होती है। और ग्रेफाइट धातु है या फिर अधातु है? तो जो ग्रेफाइट है वह अधातु है। लेकिन आपको बता दूं कि जो ग्रेफाइट होता है वह विद्युत और उष्मा का क्या होता है? वह सुचालक होता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा अधातु है जो कि विद्युत और उष्मा का सुचालक होता है, तो इसका जवाब हो जाएगा ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है? तो जल से हल्का क्या होता है? तो इसका जवाब हो जाएगा सोडियम होता है, क्योंकि जो सोडियम होता है उसका घनत्व क्या होता है? कम होता है, जल से कम होता है। तो यही कारण है कि जो सोडियम रहता है वह जल में तैरने लगता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि वायु का वेग किससे मापा जाता है? तो वायु के वेग को हम किस में मापते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा एनीमोमीटर में मापते हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि रक्त समूह की खोज किसने की थी? यानी कि ब्लड ग्रुप का खोज किसके द्वारा किया गया था? तो इसका जवाब हो जाएगा कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा किया गया था, ऑप्शन बी। और आपको बता दूं कि जो कार्ल लैंड स्टीनर हैं उन्होंने कौन कौन से ब्लड ग्रुप का खोज किया था? तो उसके द्वारा ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप का खोज किया गया था। और इन्हीं के कारण ही लाखों लोगों का जीवन बच पाता है, क्योंकि मान लीजिए कि किसी को ब्लड की कमी हो जाती है तो ब्लड ग्रुप के आधार पर ही यहाँ पर खून चढ़ाया जाता है। तो ऑप्शन बी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो वह होती है यकृत। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि प्रकाश वर्ष किसका मापन करता है? तो दिए गए ऑप्शन में किसका मापन करता है? तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रकाश। तो प्रकाश से समझ लीजिएगा कि ऊर्जा का मापन करता है, लेकिन आपका सवाल यहाँ पर गलत हो जाएगा। वही वर्ष से समझ लीजिएगा समय, तो भी आपका यहाँ पर जवाब गलत हो जाएगा। तो जो प्रकाश वर्ष होता है वह दूरी का मापन करता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि हीमोग्लोबिन किसे ले जाने का कार्य करता है? तो जो हीमोग्लोबिन होता है वह किसको ले जाने का कार्य करता है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य करता है। और कहाँ से ले जाता है? तो जो फेफड़ा रहता है वहाँ से ऑक्सीजन को विभिन्न ऊतक और अंग तक ले जाता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि दांत और हड्डियों में कौन सा तत्व मुख्य रूप से पाया जाता है? तो यहाँ पर मुख्य रूप से पूछा गया है, यानी कि प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा कैल्शियम पाया जाता है। यहाँ पर फॉस्फोरस भी हो सकता था, लेकिन जो फॉस्फोरस रहता है वह कैल्शियम के मुकाबले यहाँ पर कम पाया जाता है, तो इसलिए यहाँ पर कैल्शियम जो है वह यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्न में से कौन सी ध्वनि को नियंत्रित करता है? तो दिए गए ऑप्शन में कौन ऐसा है जो कि ध्वनि को नियंत्रित करता है? तो इसका जवाब हो जाएगा स्वर यंत्र, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि गति में वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? मान लीजिए कि कोई वस्तु यहाँ पर खड़ा है, कोई वस्तु यहाँ पर रुका हुआ है, तो उसमें हम क्या लगाएंगे कि वह हिलने लगेगा, डुलने लगेगा। या फिर कोई वस्तु तेज़ी से गति कर रहा है तो उसमें क्या लगाएंगे कि वह रुक जाएगा, या फिर और ज़्यादा यहाँ पर तेज़ी करने लगेगा तो उसमें हम बल लगाएंगे। मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, उसको हम धकेल देंगे, ताकत लगा के धकेल देंगे तो वह गिर जाएगा, तो उस पर क्या लगा? तो उस पर बल लगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बल है जो कि गति को परिवर्तित कर देता है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो वह है नाभिकीय संलयन। और नाभिकीय संलयन कहाँ पर होता है? तो वह सूर्य में होता है, सूर्य के केंद्र में होता है।
और सूर्य के केंद्र में क्या होता है, तो सूर्य के केंद्र में जो हाइड्रोजन परमाणु होते हैं वह आपस में जुड़ जाते हैं। अत्यधिक तापमान और दाब के कारण जो हाइड्रोजन परमाणु होते हैं वह आपस में जुटने लगते हैं और सभी हाइड्रोजन परमाणु जुटकर हीलियम परमाणु का निर्माण करते हैं और उसी से ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो उसी को हम सौर ऊर्जा के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि ओजोन परत किस हानिकारक किरण से रक्षा करती है। तो जो ओजोन परत है वह कौन सी हानिकारक किरण से रक्षा करती है, तो इसका जवाब हो जाएगा परावैंगनिक किरण से रक्षा करती है। परावैंगनिक किरण से रक्षा करती है। और जो परावैंगनिक किरण है वह कहाँ से निकलती है, तो वह सूर्य से निकलती है। और जो परावैंगनिक किरण है अगर डायरेक्ट हमारे शरीर पर पड़ेगा तो इससे हमें त्वचा कैंसर भी हो सकता है और विभिन्न प्रकार की बीमारियां भी हो सकती हैं। तो ओजोन परत जो कि हमारी सुरक्षा करती है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि पौधे का कौन सा भाग खाद्य बनाने की फैक्ट्री कहलाता है। तो पौधा का कौन सा ऐसा भाग है जो कि खाद्य बनाने की फैक्ट्री कहलाता है, यानी कि भोजन का भंडार गृह कहलाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा पत्ती। और पत्ती ही भोजन बनाता है, यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें पत्ती होते हैं, पत्ती के अंदर हरित लवक होते हैं और हरित लवक के अंदर क्लोरोफिल रहता है और उसी के माध्यम से जो पत्तियाँ होती हैं वह अपना भोजन बना पाती है। और क्या क्या लेती है, तो CO2 को लेती है वातावरण से, वाटर को लेती है, पानी को लेती है जड़ के माध्यम से और सूर्य का प्रकाश को लेती है और तब जाके भोजन को बना पाती है। तो ऑप्शन से बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि लाल रक्त कणिकाओं की औसत आयु कितनी होती है। तो कितनी होती है, तो जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं उसकी औसत आयु 120 दिन होती है और उसके बाद से फिर से यह दोबारा से रिपेयर हो जाता है, यानी कि इनके बनने की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। और कहाँ पर बनती है, तो इसका जवाब हो जाएगा अस्थि मज्जा में बनती है। अस्थि मज्जा में जो लाल रक्त कणिकाएँ हैं वह बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व कौन सा है। तो हमारे शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व का नाम पूछा गया है। तो इसका जवाब हो जाएगा वसा, क्योंकि वसा में क्या पाया जाता है, वसा में फैट पाया जाता है। और सबसे अधिक कैलोरी किस में होता है, कैलोरी किस में होता है, तो वसा में होता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि सबसे अधिक ऊर्जा कौन देता है, तो वह वसा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि पानी का जमने का बिंदु क्या होता है। आखिर पानी को किस तापमान पर रखा जाता है कि वह जम जाता है, तो इसका जवाब हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जो रहता है वह जम जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी। तो जो रेडियोधर्मिता है उसकी खोज किसके द्वारा किया गया था, तो इसका जवाब हो जाएगा बेक-बेरल के द्वारा किया गया था, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि रेड ब्लड सेल्स कहाँ पर बनती हैं। तो RBC का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, तो इसका जवाब हो जाएगा अस्थि मज्जा में होता है। मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। तो दिए गए ऑप्शन में सबसे कठोर पदार्थ को आपको बताना है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हीरा, जो कि सबसे कठोर पदार्थ होता है। और आपको बताना है कि हीरा धातु है या फिर अधातु। तो हीरा जो है वह अधातु है, हीरा अधातु है, लेकिन यह तो सबसे ज़्यादा कठोर होता है। लेकिन अधातु क्यों है, तो ऐसा इसलिए क्योंकि जो हीरा होता है वह कार्बन का यौगिक रूप होता है। तो यही कारण है कि जो हीरा है कठोर होने के बावजूद भी अधातु की श्रेणी में रखा गया है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है। तो जो मानव शरीर का सामान्य तापमान यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, तो इसका जवाब हो जाएगा 98.6 फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। तो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग का नाम पूछा गया है। तो वह आता है सेरिब्रम, जिसको कि प्रमस्तिष्क के नाम से भी जानते हैं। और यही हमें बुद्धि यानी कि सोचने समझने की शक्ति को प्रदान करता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसका जवाब हो जाएगा स्कर्वी रोग होता है, ऑप्शन सी। और स्कर्वी में क्या होता है, तो मसूड़े से खून निकलने लगता है, थकान महसूस होने लगता है, कमजोरी महसूस होने लगता है। तो उसकी कमी से, जो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या किस अंग द्वारा नियंत्रित होती है।
तो मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या होती है वह कौन से अंग के द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो इसका जवाब हो जाएगा गुर्दा के द्वारा किया जाता है। और आपको बता दूं कि गुर्दा से एक प्रकार का हार्मोन निकलता है, वही हार्मोन लाल रक्त कणिकाओं की संख्या को नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि कोशिका के केंद्र को क्या कहते हैं। तो जो कोशिका में केंद्र पाया जाता है उसको किस नाम से जानते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा नाभिक के नाम से जानते हैं, या फिर केंद्रक के नाम से भी जानते हैं, या फिर आप न्यूक्लियस इंग्लिश में कह सकते हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो इसका जवाब आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आखिर जल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा धातु और अधातु को आप पहचानने वाले ट्रिक्स देखना चाहते हैं तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वीडियो को देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।